हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपीएम एज ए आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग देखेंगे। ये ओपीएम आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डायग्राम आपको शो किया गया है। इसके अंदर जैसा कि नाम से क्लियर है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसमें ये 3 आरसी नेटवर्क लगे हुए हैं, C1R1, C2R2, C3R3। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू इक्वल है, C1, C2, C3 इक्वल है। हम चाहें तो इनको C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और R1, R2, R3 इक्वल है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 एंड डेट इज इक्वल्स टू C। और हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R2 एंड दिस इज इक्वल्स टू R3 एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R। तो ये R और C भी इनको हम नाम दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 RC सर्किट का मतलब एक RC सर्किट का पेयर ये हो गया, दूसरा RC ये हो गया, तीसरा RC सर्किट ये लिया है। तो जो RC सर्किट है, एक RC सर्किट यहाँ पे 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो एक 60 डिग्री का करेगा, दूसरा 60, तीसरा 60। तो टोटल RC सर्किट है ये तीनों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने क्या किया, आउटपुट के पार्ट को फीडबैक कर दिया इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इट इज़ अ ओपीएम के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने आउटपुट को फीड किया। अब ओपीएम का इन्वर्टिंग टर्मिनल खुद एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। मतलब आप देखेंगे कि 180 का तो ओपीएम ने प्रोवाइड कर दिया, 180 ये आरसी नेटवर्क कर रहा है, तो टोटल फेज शिफ्ट हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 360 डिग्री। तो जैसा कि बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया से हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट को अगर वो ऑसिलेटर की तरह वर्क कर रहा है तो टोटल फेज शिफ्ट उस सर्किट का 0 डिग्री या 360 होना चाहिए, और उस सर्किट का लूप गेन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये 360 वाला क्राइटेरिया तो फुलफ़िल हो रहा है कि इस सर्किट का टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री है। और 360 प्रोवाइड करने के लिए अपन ने क्या किया कि पहले तो ओपीएम को इन्वर्टिंग मोड में काम में लिया, क्योंकि इन्वर्टिंग मोड में ओपीएम 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट 180 डिग्री का प्राप्त करने के लिए एक आरसी सर्किट 60 का करता है, तो 3 आरसी सर्किट निकाले तो टोटल मिलके 180 का इस पूरे सर्किट ने फेज शिफ्ट दिया। तो टोटल फेज शिफ्ट 360 हो गया। मीन्स ये सर्किट ऑसिलेशन करेगा, मतलब ऑसिलेशन करेगा और वेवफॉर्म प्रोड्यूस करेगा जो कि ऑडियो रेंज में होगी। अब हम जानते हैं कि अब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे ये ऑसिलेशन स्टार्ट होते हैं, उस पे इस सर्किट का टोटल फेज शिफ्ट 180 होता है। वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अभी मैं आपको उसकी वैल्यू एक्सप्लेन करूँगी कि एफओ की वैल्यू कितनी आती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा फीडबैक पार्ट है, दिस इज़ अ फीडबैक पार्ट। इसका जो फीडबैक फ्रैक्शन है, मतलब कितना पार्ट ये हमारा आउटपुट का कितना पार्ट ये इनपुट में फीड करेगा, वो पार्ट होता है 1/29। मतलब फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू है यहाँ पे 1/29। तो 1/29 अगर फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू है तो इस जो एम्पलीफायर है इसका गेन जो है वो होना चाहिए 29, क्योंकि हम जानते हैं लूप गेन हमारा क्या होता है, ए बीटा ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ऑसिलेशन होने की ये भी कंडीशन है कि ए बीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो अगर इस फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू 1/29 है बीटा की, तो ए की वैल्यू इसमें होती है 29, तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ जाती है। तो इस तरीके से ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है और कैलकुलेट करके बताऊंगी कि एफ़ की वैल्यू कैसे निकली। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग टोटल लूप गेन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और टोटल फेज शिफ्ट 0 या 360 डिग्री होना चाहिए। तो हमने बोला कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ये कंडीशन रहती है, ये कंडीशन आती है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ये वेवफॉर्म को क्या करता है, उत्पन्न करता है। आरसी फेज शिफ्ट के लिए ये वेवफॉर्म ऑडियो रेंज में होती है, यानी किलोहर्ट्ज़ की रेंज में ये वेवफॉर्म उत्पन्न करता है। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसकी वैल्यू होती है 1/2π RC √6। अब इसका एक्चुअली जनरल फॉर्मूला ये है कि ये 1/2π RC √2n, जनरल फॉर्मूला इसका ये है। n इज़ नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ आरसी नेटवर्क। आरसी नेटवर्क के कितनी स्टेजेस काम में लिए वो यहाँ पे n है। n यहाँ पे है नंबर ऑफ आरसी नेटवर्क स्टेजेस।
एक आरसी नेटवर्क अभी हमने देखा कि 60 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है, तो कितनी स्टेजेस आप काम में ले रहे हो उस अकॉर्डिंग ये F0 चेंज हो जाती है। तो अभी अपन ने यहाँ पे 3 स्टेजेस काम में लिए आरसी नेटवर्क की, तो ये हो गया 3 2 जा 6, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। 4 कर देंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब ये फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन कैसे आई ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो एक आरसी नेटवर्क है उसका जो फीडबैक फ्रैक्शन है वो आता है अपना 1/29, ये फीडबैक फ्रैक्शन की वैल्यू है। अब गेन की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा जो एम्पलीफायर ओपीएम है उसका गेन है डेट शुड बी 29, यानी ओपीएम का गेन जो है वो 29 होना चाहिए, 29 उसका गेन रखेंगे। तो ये अपना पूरा इसका पार्ट हो गया। अब हम फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन करते हैं कि F = 1/2πRC√6 कैसे आया। तो अपना ये आरसी नेटवर्क मैंने बता लिया है, 3 आरसी नेटवर्क है अपने। इस पर हम मान लीजिए इस आरसी नेटवर्क पे इनपुट वोल्टेज Vin दे रहे हैं, इधर हमको Vout मिल रहा है, ठीक है। हमें Vin और Vout के बीच रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर अपन V2 नोड पर इस वाले लूप में अगर अपन KVL लगाएं या हम कहें V2 नोड लगाएं और इसके ऊपर KVL लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अगर V2 है तो ये किन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक तो C के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एक R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं लिख सकती हूँ V2 = यानी V2 वोल्टेज हो जाएंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो I3 इसकी जो इम्पीडेंस है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं I3 × XC। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस आयोडा I3 × XC, ये इसके वोल्टेज ड्रॉप ले लिए, प्लस R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V0 से। अब आयोडा क्या है यहाँ पे आप जानते हो, आयोडा = √-1, आयोडा की वैल्यू होती है √-1 के। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा माइनस आयोडा I। अब इधर देखते हैं, इधर करंट आ रही है I3, तो V0 बराबर क्या है अपना I3 × R। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0/R हो जाएगी। तो हम यहाँ पे I3 की जगह लिख सकते हैं V0 मल्टीप्लाई किया हमने V0/R × XC। XC हम जानते हैं XC बराबर होता है 1/ωc, प्लस इधर अपन ने लिख दिया V0, ये हो गया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो आयोडा ऊपर है, माइनस आयोडा ऊपर है। अब आयोडा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लें, तो आयोडा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर होती है, -1 के। तो इस वाली चीज़ में अगर मैं ऐसे कर लेती हूँ, माइनस आयोडा ऊपर है, आयोडा से मल्टीप्लाई भी करती हूँ और डिवाइड भी करती हूँ, ठीक है। और ये वाला पार्ट आ गया V0, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ωRC + V0। अब आयोडा स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया V0/आयोडा ωRC + V0। ये वैल्यू आ गई अपनी V2 की वैल्यू आ गई अपने पास। यहाँ हमने V2 कैलकुलेट कर लिया। V2 = इनमें से V0 कॉमन ले लें और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V0 इसको लिख दिया 1 + आयोडा ωRC, ये वैल्यू आ गई अपनी V2 की। ये वैल्यू हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी V2 नोड पर KCL किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो मैं इस चीज़ को मिटा देती हूँ, ये वैल्यू हमारे को भी काम में आएगी, यूज़ लेंगे इसको। ये फाइनल वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करने पे। तो हम लिख देते हैं कि V2 = दिस मच। अब आप V2 नोड पे यानी इस वाले नोड पे अगर हम KCL लगाते हैं, अप्लाई KCL एट V2 नोड, तो V2 नोड पे अगर अपन KCL करते हैं तो आप देखेंगे कि इस पे ये करंट इधर आ रही है I2, यानी I2 करंट यहाँ आ रही है,
एक करंट का पार्ट इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। इधर जो करंट जा रही है इसको I3 और इधर जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज है V2 डिवाइड बाय R, तो यहाँ की करंट आ जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि इसमें V2 नोड पे I2 करंट तो अंदर जा रही है, अंदर आने वाली करंट का सम बराबर होता है बाहर जाने वाली करंट के सम के। तो मैं लिख सकती हूँ V2 अपॉन R प्लस I3, V2 अपॉन R प्लस I3 लिख सकते हैं हम। अब V2 की वैल्यू अपन ने क्या निकाली? यहाँ से निकाली V2 की वैल्यू। ये V2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे रखने पे आया V0 1 प्लस 1 बाय आयोडा ओमेगा RC, ये आ गई V2 की वैल्यू, डिवाइड बाय R, तो इस R को मैंने नीचे लिख दिया, प्लस I3 करंट इधर भी जा रही थी। ये I3 की वैल्यू कैसे निकली थी अभी? V0 अपॉन R, V आउटपुट अपॉन R गिव्स I3। तो मैं यहाँ पे I3 की जगह लिख सकती हूँ प्लस करके दिस इज इक्वल्स टू V आउट अपॉन R, क्योंकि हमें V इन और V आउट के बीच रिलेशन निकालना है। तो ये चीज़ हो गई। V आउट या V0 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम V0 लिख लेते हैं इसकी जगह शॉर्ट में V0, एक ही बात है, आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे V0 बाय R, इसमें से हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो I2 की हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 आयोडा ओमेगा RC, इसमें से V0 बाय R लिया तो ये तो चीज़ है ही, प्लस 1 आ जाएगा इसका V0 बाय R का। तो प्लस 1 और 1 जुड़ गए तो हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 कर सकती दूँ मैं इसको, तो हो गया 2 प्लस 1 बाय आयोडा ओमेगा RC, ये वैल्यू आ गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। और फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब अपन आगे चलते हैं। ये तो अपन ने V2 नोड पे देखा, अब अपन करेंगे V1 नोड के लिए ऐसा ही करेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, फिर इस पे अपन KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। ये I2 की वैल्यू हमें आगे यूज़ आएगी। तो इस I2 की वैल्यू के अलावा हम सब हटा देते हैं इस पे। अब अगर अपन V1 नोड को देखें, एट नोड V1 नोड पे अगर अपन KVL लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी KVL की, कि यहाँ पे V1 वोल्टेज हैं, ये दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं। एक तो ये V2 वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक और इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस कैपेसिटर के वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा I2, ऐसे लिख सकते हैं हम आयोडा माइनस आयोडा, अगर ये माइनस आ जाएगा, माइनस आयोडा I2 इंटू XC, ये लिख सकते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर आयोडा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा और आयोडा नीचे आ जाएगा, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, I2 तो ऊपर ही रहेगा, आयोडा नीचे आ गया और ये चीज़ प्लस में हो गई, XC क्या होता है ओमेगा C, ये चीज़ हो गई अपनी I2 अपॉन आयोडा ओमेगा C। अब अपन यहाँ पे क्या करें, वैल्यू पुट करें, V2 की वैल्यू भी पुट करेंगे जो भी हमने निकाली थी, और I2 की वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब इस जगह पे V2 और I2 की जो अपन ने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अपन पहले निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने उनको साइड में लिख दिया है कि V2 अपना कितना निकला था, V0 1 प्लस 1 अपॉन आयोडा ओमेगा CR, ये तो अपनी V2 की वैल्यू निकाली है, प्लस I2 की वैल्यू क्या निकली थी अभी, I2 की वैल्यू निकली थी V0 अपॉन R इन द ब्रैकेट 2 प्लस 1 अपॉन आयोडा ओमेगा CR, ये वैल्यू निकली थी अपनी I2 की। और I2 में ये एक्स्ट्रा चीज़ ये भी है, तो ये होगा 1 अपॉन आयोडा ओमेगा C से अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपना आ गया V1 की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो V1 की वैल्यू के लिए अपने को V0 को बाहर ले लो, कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो V0 ले लिया, V0 को सबसे बाहर ले लिया, तो इधर बचा 1 प्लस 1 अपॉन आयोडा ओमेगा CR। इसका जो ये
वी नॉट तो बाहर ले लिया, लेकिन जो 1/r है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और आयोडा ओमेगा सी भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं आयोडा ओमेगा सी और r, इससे इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 1/आयोडा ओमेगा सी r से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 आयोडा ओमेगा आर सी। ये पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे पूरे में करा। अब प्लस यहाँ आप देखेंगे कि आयोडा आयोडा मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है, आयोडा स्क्वायर। तो मैं एक बार तो आयोडा स्क्वायर लिख देती हूँ, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आर आर मल्टीप्लाई होके हो रहे हैं आर स्क्वायर। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आप जानते हो आयोडा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो V1 इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस, ये दोनों सेम टाइप के हैं तो जुड़ गए, 2 + 1 3 आयोडा ओमेगा आर सी, ये सेम टाइप के हैं, इनको ऐड कर लिया। अब आयोडा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं -1, तो प्लस को -1 से डिवाइड किया तो आया माइनस, आयोडा स्क्वायर हट गया, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई क्वांटिटी यही रही, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। ये अपनी V1 की वैल्यू आ गई। ये V1 की वैल्यू जो है ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसको भी हम आगे यूज़ लेंगे, ठीक है। अब अपन लगाते हैं KCL एट नोड V1। पहले V2 नोड पे KCL भी लगाया और KVL भी लगाया इस पूरे लूप में। इस वाले में KCL भी लगाएंगे और अभी अपन ने यहाँ पे क्या लगाया था, KVL लगा के अपन ने V1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। अब KCL लगाते हैं, ये वैल्यू हमारी यूज़ आएगी थर्ड इक्वेशन। इसको मैं नीचे लिखा रहने देती हूँ अभी। अभी तो अपन ने लूप के अंदर V1 जिसमें आ रहा है उस वाले लूप में KVL लगाया था। अब एट नोड V1 अप्लाइंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अब KCL अगर अपन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होगी KCL लगाने पर, इस नोड पे I1 करंट तो अंदर आ रही है और कुछ करंट इधर जा रही है और कुछ करंट इधर जा रही है। इधर वाली करंट का नाम तो है I2। इसमें जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी यहाँ तक के वोल्टेज है V1 और रेजिस्टेंस है R, तो इसमें जो करंट होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी V1/R। लिख सकते हैं हम इस चीज़ को। तो मैंने क्या करा, I1 इज इक्वल्स टू V1/R प्लस I2। I1 इज इक्वल टू V1/R प्लस I2 लिख दिया। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू रख देंगे और I2 की वैल्यू रख देंगे सेकेंड इक्वेशन से। तो पुट किया तो हमारे आया V1 की वैल्यू, ये वैल्यू रख दी हमने। इसका R नीचे था, R नीचे रहने दिया, ये वाला R, ये R यहाँ लिख दिया और V1 की जगह ये चीज़ लिख रहे हैं हम। ये चीज़ हुई प्लस I2 की वैल्यू यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से हमने लिखा, I2 इज़ V0/R 2 + 1 आयोडा ओमेगा आर सी। ये वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। अब इससे ये वाला पार्ट तो इसका था, इस इक्वेशन से नहीं है। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन अब अपन ने यूज़ ले ली, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। V0/R इसमें से कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करें, V0/R इनमें से कॉमन ले लिया, इसको साथ ही सिंप्लीफाई करते हैं। अब इधर 1 है, इधर 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ये पहले ही। तो ये हो गया 2 + 1 3। अब ये है 3 आयोडा ओमेगा आर सी, यहाँ 1 आयोडा ओमेगा आर सी, सेम टाइप की हैं तो ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 4 आयोडा ओमेगा आर सी। ठीक है, ये सारी टर्म आ गई, माइनस ये वाली 1 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। ये अपनी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, 1 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई हमारी I1 की। ये 3 इक्वेशन अपन ने निकाल ली, ये हमारी 4th इक्वेशन है जिसको कि अभी हम यूज़ करेंगे।
अब इनपुट से अगर हम देखें वी इन, इस इनपुट वाले इस जगह से देखें, इस वाले पार्ट में अगर हम KVL लगाते हैं तो इनपुट वोल्टेज हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो कैपेसिटर के अक्रॉस, एक आर के अक्रॉस। आर के अक्रॉस को हमने किससे वोल्टेज से रिप्रेजेंट करा है, V1 से। तो हम लिख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है अपना V इन अप्लाइंग एट नोड V इन, पहले तो हम KVL लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं इस पार्ट में, इस लूप में ही, नोड पे नहीं लगता एक्चुअली। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि नोड V इन जिस पे आ रहा है उस वाले के अंदर हम KVL लगा रहे हैं। हमेशा जो KVL है वो किसी लूप में लगता है, जैसे इस लूप में लगाया, इस लूप में लगाया, इस लूप में लगा रहे हैं अभी हम। और जो KCL है वो पर्टिकुलर नोड पे लगता है। तो बस सिर्फ ये बताने के लिए कि नोड V इन जिसमें आ रहा है उस पर आप KVL लगा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V इन इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो इसमें करंट है I1, तो हम क्या लिख सकते हैं I1 इंटू XC और माइनस आयोडा I1 इंटू XC प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को आप V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, आयोडा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, तो V1 प्लस I1 ऐसे ही रहा, XC की जगह आयोडा नीचे आ गया प्लस होके, XC की जगह हमने लिख दिया, ये वैल्यू आ गई I1 अपॉन आयोडा ओमेगा XC। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि V1 की वैल्यू पुट करेंगे और I1 की। V1 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से लेंगे और I1 की वैल्यू इससे फोर्थ इक्वेशन से लेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं, V1 की जगह हम लिखेंगे V0 1 प्लस 3 आयोडा ओमेगा RC माइनस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर R² C²। ये तो अपन ने रख दिया V1 की जगह, इस V1 की जगह प्लस I1। तो मैं ये I1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, मैं इसको डायरेक्टली यहीं लिख सकती हूँ I1 और इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है आयोडा ओमेगा C से। तो I1 की वैल्यू तो यही है, मैंने यहीं प्लस कर दी और इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ किससे, 1 बाय आयोडा ओमेगा C से। तो इसी के कंटिन्यूशन में इक्वेशन हो गई, प्लस करके मैंने इसको पार्ट कर दिया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब अपन क्या करें, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे। कॉमन पार्ट इसमें से आ रहा है V0 को कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें V0 है, इसमें भी V0 है, इसको कॉमन ले लिया तो हमारा आएगा V इन इज इक्वल्स टू V0 कॉमन लिया। अब सेम पार्ट को मैं साथ ही यहाँ पे जोड़ते चलते हैं कि भाई कुछ पार्ट जोड़ रहा है। तो अब चूँकि इधर तो 1 है, इधर 3 है, हम 4 नहीं कर सकते क्योंकि ये किससे होगा, V0 ही कॉमन लिया है, आयोडा ओमेगा RC से ये क्या होगा, डिवाइड होगा पार्ट। तो या तो हम इसको पहले डिवाइड कर देते हैं और इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 3 आयोडा ओमेगा RC माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R² C²। ये इस वाले का पार्ट लिख दिया V0 कॉमन लेने से। इसमें क्या आया, ये प्लस है और इससे पार्ट से हम डिवाइड करते हैं, V0 ही कॉमन लिया ना, ये नहीं लिया पार्ट, तो इससे अंदर सबको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 3 अपॉन आयोडा ओमेगा RC, इससे आ गया। अब इस पार्ट से करा तो आयोडा स्क्वायर करते ये चीज़ क्या आ गई, माइनस में आ गई, तो हमने लिख दिया -4 तो ऊपर है ही, आयोडा स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर R² C²। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर R² C²। अब आयोडा ओमेगा RC से नीचे इसके डिनोमिनेटर में किया तो ये हो गया माइनस, ऊपर तो 1 ही है क्योंकि V0 हम कॉमन ले चुके, तो ऊपर तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में आयोडा ओमेगा RC से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वहाँ -1 अपॉन ओमेगा क्यूब R³ एंड C³, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन बड़ी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली अपन इसको समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो ये भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये
ये वाला पार्ट रह जाएगा। इस वाले पार्ट में हम आयोडा से मल्टीप्लाई करना रह गया। आयोडा भी से भी तो होगा, आयोडा ओमेगा आर सी दोनों से होगा। नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे आयोडा रह गया था हमारा, आयोडा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको करते हैं, सेम पार्ट को कलेक्ट करते हैं। इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई वी इन अपॉन वी नॉट, वी इन इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस, ये दोनों सेम टाइप के हैं तो ये जुड़ जाएंगे 6 अपॉन आयोडा ओमेगा आर सी हो जाएगा, 6 अपॉन आयोडा ओमेगा आर सी। ये वाला पार्ट सेम है, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा -5 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब मैं ये वाला डायग्राम हटा देती हूँ, उससे अपन ने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब ये चीज़ हो गई। अब इधर बचा, ये सब टर्म कलेक्ट कर लिए, अब ये बच गई तो -1 अपॉन आयोडा ओमेगा क्यूब आर क्यूब और सी क्यूब। अब इसमें हमने रियल पार्ट को कलेक्ट कर लें और इमेजनरी पार्ट को कलेक्ट कर लें तो हमारा आएगा वी इन अपॉन वी नॉट। रियल पार्ट कौन सा है? जिसमें आयोडा नहीं आ रहा है, और इमेजनरी पार्ट वो है जिसमें आयोडा आ रहा है, तो ये दोनों इमेजनरी हो गए, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये रियल पार्ट को पहले लिख लिया हमने। अब हम जानते हैं कि यहाँ आउटपुट में हमें सिर्फ रियल पार्ट मिल रहा है, तो इस वाली इक्वेशन का मतलब इनपुट हम क्या करेंगे, हम इसमें रियल पार्ट मिल रहा है तो ये जो इमेजनरी पार्ट है इसको हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि आउटपुट में सिर्फ रियल पार्ट मिल रहा है। तो इसको 0 पुट किया तो क्या आया, इमेजनरी पार्ट को 0 करने पे हुआ 6 अपॉन आयोडा ओमेगा आर सी -1 अपॉन आयोडा ओमेगा क्यूब आर क्यूब सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 0 करा, इसको उधर ले गए तो ये हो गया 6 अपॉन आयोडा ओमेगा आर सी इज़ 1 अपॉन आयोडा ओमेगा क्यूब आर क्यूब सी क्यूब। अब यहाँ पे एक ओमेगा आर सी की एक पावर यहाँ पे कट गई इनसे, और आयोडा से आयोडा कट गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 6 बचा। इधर तो ये तो कट गए, इधर स्क्वायर में बच गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1/6 आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे हम बोथ साइड, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई अपने 1/RC √6। और ओमेगा आप जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। अब सेंटर फ्रिक्वेंसी की बात करें जिसमें कि ये वेवफॉर्म जनरेट करता है तो उसको हमने f0 से रिप्रेजेंट करा था, तो ओमेगा की जगह लिख दिया 2πf f0 1/RC √6। तो अपनी f0 की वैल्यू आ गई, f0 इज़ इक्वल्स टू 1/2πRC √6, जो कि अभी हमने आपको बताई थी कि सेंटर फ्रिक्वेंसी RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की जिस पे ऑसिलेशन होता है उसकी वैल्यू ये होती है। अब ये सारा डेरिवेशन अपन ने 3 RC सर्किट लेके करा। अगर n RC सर्किट होंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि वो जो ड्राइव होगा वो होगा 1/2πRC √2n। n इज़ नंबर ऑफ़ RC सर्किट, अभी 3 को लेके किया इसलिए यहाँ पे √6 आ गया। तो इस तरीके से हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी कि जो हमारा गेन था वो गेन 29 कैसे आया और फीडबैक पार्ट जो आया वो 1/29 कैसे आया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
अब हम देखें कि हमने इसमें इमेजनरी पार्ट तो ज़ीरो कर दिया, तो हमारा सिर्फ रियल पार्ट बचा। वी इन वी नॉट, रियल पार्ट है हमारा 1 - 5 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, यही अपना यहाँ पे बचा। अब इसमें क्या करें, हम ओमेगा की वैल्यू निकालें और वी इन अपॉन वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, फीडबैक फ्रैक्शन आ जाएगा, या तो वी नॉट अपॉन वी इन निकाल लेंगे। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, वी इन अपॉन वी नॉट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, अभी अपन ने देखा था, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी 1/6 आर स्क्वायर सी स्क्वायर, तो लिख दिया 1/6 आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई बाय दिस आर स्क्वायर सी स्क्वायर, आर स्क्वायर सी स्क्वायर कट गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी इन अपॉन वी नॉट 1 - 5, अब ये बचा अपना 1/6, ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, 5 6 30, 30 में से 1 गए, ये इसके बराबर आए, तो ये आया अपना वी इन अपॉन वी नॉट इज़ इक्वल्स टू -29, ये वैल्यू आ गई। आपको निकालना है फीडबैक फ्रैक्शन, वो होता है आउटपुट का कितना पार्ट इनपुट पे दिया, तो उसका रेसिप्रोकल कर लें हम, वी नॉट अपॉन वी इन इज इक्वल्स टू -1/29, ये वैल्यू आई फीडबैक फ्रैक्शन की। अब यहाँ से आपको, मैंने भी आपको बताया था कि बीटा की वैल्यू 1/29 होती है, और जो गेन है वो अपना कितना होना चाहिए, ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कम से कम ए बीटा की वैल्यू यानी लूप गेन की वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर बीटा की वैल्यू हम अगर 1/29 रखते हैं, अभी मैं साइन कंसिडर नहीं कर रही, साइन का लॉजिक मैं आपको बताऊंगी अभी, बीटा की वैल्यू 1/29 रखते हैं तो हमारी गेन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 29। तो मैंने आपको डायरेक्टली उसमें बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि गेन होना चाहिए 29 और फीडबैक फ्रैक्शन कम से कम 1/29 होना चाहिए। अब यहाँ माइनस साइन आया है, यानी बीटा की वैल्यू -1/29 आया है, तो माइनस साइन ये बताता है कि एक आरसी फेज शिफ्ट सर्किट, तीन आरसी फेज शिफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करने से क्या होता है, अगर पॉजिटिव साइकिल है तो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए ये माइनस साइन आया। माइनस साइन बताता है कि इनपुट और आउटपुट में कितना फेज शिफ्ट कर रहे हैं ये आरसी नेटवर्क का कॉम्बिनेशन 180 का। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपीएम एज ए आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन देखी और प्रूव किया कि उसका गेन जो है वो 29 क्यों लिया, और टोटल लूप गेन अपना 1 किस तरीके से हुआ, इस चीज़ को हमने प्रूव किया। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।